नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल जीटीएम क्लासेस में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपके सामने मैथ का 30 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दोस्तों शानदार तरीके से प्रस्तुत करूंगा, जो 17 फरवरी 2022 को पेपर में छपने वाला प्रश्न है। ठीक है, 100% दोस्तों यही पूछेगा, इसलिए आप हमारे साथ इस वीडियो में 1 से लेकर 30 तक पूरी कंसंट्रेशन के साथ बने रहिएगा। एक प्रश्न भी स्किप नहीं कीजिएगा। ये 30 का 30 प्रश्न दोस्तों काफी हम आपको शानदार तरीके से समझाएंगे। ये 30 का 30 प्रश्न जो है आपका माइंड में फिट हो जाएगा। ठीक है, बस आपको करना क्या है कि वीडियो को पूरी कंसंट्रेशन के साथ देखना है, 1 सेकंड भी इस वीडियो का आपको स्किप नहीं करना है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, तो आइए हम जल्दी से वीडियो का स्टार्ट कर देते हैं। देखिए पहला प्रश्न, 13 और 19 के बीच समांतर माध्य है। दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। देखिए कहता है कि 13 और 19 के बीच समांतर माध्य है। तो देखिए जब भी आपको समांतर माध्य निकालने के लिए कहेगा ना मेरे प्यारे साथियों, तो आपको क्या करना है कि जो संख्या दिया हुआ रहेगा ना उसको आप जोड़ लीजिएगा। तो यहाँ पे 13 दिया हुआ और क्या दिया 19 दिया हुआ, इसको जोड़ लिए और जय गो संख्या रहेगा उससे भागा दे दीजिएगा। तो कै गो संख्या, एगो दूगो दो संख्या, तो यहाँ से 2 से हम भागा दे देंगे। ठीक है, 13 + 19 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। 32/2 कीजिएगा तो यहाँ से काटिएगा तो कितना 16 दूनी 32, यानी कितना टाइम में कट गया 16 टाइम में कट गया। यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा कौन होगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इसको आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखिएगा कि जब भी आपको समांतर माध्य निकालने के लिए कहे तो जो संख्या दिया हुआ रहेगा उसको दोनों को जोड़ देना है और जय गो संख्या रहेगा उससे क्या कर देना है, भागा दे देना है। ठीक है, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम दूसरा नंबर प्रश्न देखिएगा, यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसकी परिधि है। दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। इसमें आपको वृत्त का परिधि निकालना है और वृत्त की परिधि क्या होता है 2πr होता है, यानी कि हमको उसमें त्रिज्या की आवश्यकता है। और त्रिज्या तो प्रश्न में दिया ही नहीं, तो कैसे बनेगा ये प्रश्न। तो देखिए वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है ना, तो वृत्त का क्षेत्रफल से हम त्रिज्या निकाल लेंगे, उसके बाद परिधि निकल जाएगा। ठीक है, देखिए मेरे प्यारे साथियों कैसे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है बताइए, तो πr² होता है ना वृत्त का क्षेत्रफल। और कितना दिया वृत्त का क्षेत्रफल 154, तो यहाँ पर बराबर में 154 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख लिए, कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ से आगे करना है, पाई का मान यहाँ पर कितना हो जाएगा 22/7 हो जाएगा, तो 22/7 लिख दिए। यहाँ पे r² इसी तरह से लिख दिए, कोई दिक्कत। यहाँ पे 154 है तो 154 लिख दिए। अब देखिए r² बराबर निकाल लेते हैं, 22/7 को हम बराबर के उस साइड लेकर चले जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए 7 नीचे में था तो कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। कहने का मतलब भागा में था तो गुना में चला जाएगा, और 22 को गुना में है तो कहाँ चलाएगा, भागा में चला आएगा। यहाँ तक किसी विद्यार्थी को समझने में कोई दिक्कत। यहाँ 22 से इसको काटेंगे तो कितना टाइम में कट जाएगा, 7 टाइम में कट जाएगा। यानी कि r² बराबर यहाँ निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 7×7 = 49 हो जाएगा। और जब यहाँ से r बराबर हम निकालेंगे तो क्या स्क्वायर को दोस्तों बराबर के इस साइड भेजते हैं तो क्या आ जाता है अंडर आ जाता है, यानी कि 49 का यहाँ पर अंडर इस तरह से चढ़ जाएगा। समझने में कोई दिक्कत। देखिए यहाँ पर 49 का हमारा वर्गमूल कितना होता है, 49 का वर्गमूल 7 होता है, यानी कि r बराबर हमारा कितना निकल गया, त्रिज्या बराबर हमारा 7 आ गया। ठीक है, अब आपको क्या कहा था प्रश्न, अब देखिए कहता है कि इसकी परिधि निकालें। इसका परिधि क्या होता है, वृत्त का परिधि 2πr होता है, वृत्त का परिधि 2πr होता है ना, तो 2πr लिख दिए और यहाँ पर 2 लिखेंगे और पाई का यहाँ पर मान कितना हो जाएगा 22/7 हो जाएगा, तो 22/7 लिख दिए। अब यहाँ से आगे क्या करना है, अब आगे यहाँ सबको करना है कि यहाँ पे त्रिज्या कितना निकाल करना है 7, तो यहाँ पे हम 7 रख देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत। देखिए 7 से 7 क्या हो जाएगा कैंसिल। अब 22 दूनी की कितना हो जाएगा, 22 दूनी 44 हो जाएगा, यानी कि 44 सेंटीमीटर जो होगा हमारा इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वृत्त का परिधि कितना ज्ञात हो गया 44 सेंटीमीटर, जो कि देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, सारे विद्यार्थी को अच्छे तरीके से समझ में आ गया। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, तीसरा नंबर। कहता है cos 1 डिग्री इंटू cos 2 डिग्री इंटू cos 3 डिग्री डॉट 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 cos 90 डिग्री इक्वल टू भाट। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से आप ये प्रश्न को समझिएगा। देखिए यहाँ पे सब इंटू में दिया हुआ है, ठीक है ना बाबू, इंटू में सब दिया हुआ है। और cos 90 डिग्री का मान कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, तो देखिए सब इधर गुना में दिया हुआ है, तो इधर कुछ भी मान भी होगा, कितना भी मान क्यों ना होगा, और यहाँ पर cos 90 डिग्री 0 हो गया, और इधर सब गुना में है तो सबको क्या कर देगा 0 कर देगा। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सभी विद्यार्थी इसको अच्छे तरीके से बार बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा ताकि एग्जाम में आप इसको बना सके। ठीक है, cos 90 डिग्री मान कितना होता है 0 होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, चौथा नंबर। कहता है निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय संख्या है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये चौथा नंबर प्रश्न। देखिए हम परिमेय संख्या किससे कहते हैं, पहले ये बताइए परिमेय संख्या हम किससे कहते हैं, जिसको p/q के रूप में लिख सकते हैं उसे हम परिमेय संख्या बोलते हैं। ठीक है, जिसको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसे हम अपरिमेय संख्या बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन ए में जो लिखा हुआ है √17, इसको हम
p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, तो ये हमारा अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, देखिए ऑप्शन बी में यहाँ पे जो लिखा हुआ है √100, तो 100 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 10, तो 10 को p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, तो ये हमारा परिमेय संख्या है। और देखिए ऑप्शन नंबर सी में कितना लिखा हुआ है √4, तो यहाँ पर 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 2, तो 2 भी दोस्तों 2 को p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, तो ये भी हमारा परिमेय संख्या है। और देखिए ऑप्शन डी में क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ √16, तो 16 का वर्गमूल 4, यहाँ पर 25 का वर्गमूल 5, यहाँ जोड़िएगा तो कितना 4 5 9, 9 को भी दोस्तों हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, तो ये भी हमारा परिमेय संख्या है। पर ऑप्शन ए में जो √17 लिखा हुआ है ये हमारा अपरिमेय संख्या है, क्योंकि हम √17 को p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। पांचवा नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। कहता है यदि a और b दो ऐसे न्यून कोण हो कि sin a इक्वल टू cos b, तब a प्लस b इक्वल टू भाट। देखिए न्यून कोण मतलब होता है ना बाबू कि जिसका मान 90 डिग्री से क्या हो कम हो। ठीक है, यानी कि a और b का आपको ऐसा मान एज्यूम करना है, मानना है कि 90 डिग्री से कम हो। ठीक है, देखिए a और b का यहाँ सब मान एज्यूम करते हैं। अब कंडीशन भी दिया हुआ है कि ऐसा आपको मानना है कि sin a इक्वल टू cos b हो। ठीक है, देखिए a बराबर हम यहाँ मान लेते हैं 60 डिग्री। ठीक है, अब b बराबर हम मान लेते हैं, b बराबर कितना 30 डिग्री मान लेते हैं। अब क्या कहा है कि a और b न्यून कोण हो, यानी कि 90 डिग्री से कम होना चाहिए। न्यून कोण मतलब क्या 90 डिग्री से कम हो। देखिए 60 जो है 90 डिग्री से कम है, यानी कि हमारा जो कंडीशन दिया फुलफिल कर रहा है। और यहाँ पर b भी जो है 30 डिग्री लिए हैं, तो भी 90 डिग्री से कम है, यानी कि कोई दिक्कत नहीं है, दोनों जो हम लिए हैं वो न्यून कोण ही है। अब देखते हैं ये कंडीशन को यहाँ पे फॉलो करता है कि नहीं, बराबर होता है कि नहीं। तो यहाँ से देखते हैं साइन a बराबर कितना 60 डिग्री मान है, तो यहाँ पे एक जगह पे 60 डिग्री लिख दिया। ठीक है, बराबर यहाँ पे लिखेंगे cos, और cos बराबर कितना लिए हैं 30 डिग्री, तो यहाँ पे 30 डिग्री लिख देंगे। ठीक है, और देखिए साइन 60 डिग्री मान कितना होता है, तो साइन 60 डिग्री मान √3/2 होता है। ठीक है, हम बराबर लिखेंगे। और cos 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो cos 30 डिग्री का मान √3/2 होता है, यानी कि दोनों यहाँ पर बराबर हो गया, यानी कि जो हम माने हैं वो बिल्कुल सही है। और आपको क्या बताना था कि a प्लस b का मान बताइए, तो a प्लस b का आपको यहाँ से मान बताना था। तो दोनों को जोड़ दीजिए, a कितना है 60 है, प्लस b कितना है 30 है, तो 60 प्लस 30 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पर 90 जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सभी विद्यार्थियों को समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पे हम बाबू a बराबर कितना 60 डिग्री मान लिए हैं, और b बराबर कितना मान लिए हैं 30 डिग्री मान लिए हैं। आप a बराबर 45 डिग्री ले सकते हैं, और b बराबर 45 डिग्री भी ले सकते हैं, वो दोनों भी न्यून कोण ही है, उससे भी लेकर बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। छठा नंबर, किसी घटना e के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस में pe नहीं इक्वल टू भाट। दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको बताना है कि किसी घटना e के लिए pe प्लस में pe नहीं इक्वल टू भाट, यानी कि आपको बताना है कि घटना होने का और घटना नहीं होने का जो सम होता है, योग होता है, वो कितना होता है, तो 1 होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सभी विद्यार्थी इसको याद रखिएगा कि घटना होने का और घटना नहीं होने का जो सम होता है, योग होता है, वो कितना होता है 1 होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम 7 नंबर हमारा प्रश्न है, कहता है यहाँ पे कि यदि किसी बारंबारता सारणी का माध्य 6 एवं माध्यिका 8 हो तो बहुलक होगा। दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न ये आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए। देखिए कहता है ना कि यदि किसी बारंबारता सारणी का माध्य 6 एवं माध्यिका 8 हो तो बहुलक होगा। देखिए हम यहाँ से बहुलक बराबर फार्मूला होता है दोस्तों, बहुलक को इंग्लिश में हम मोड बोलते हैं, यहाँ से हम एम से इसको डिनोट कर लेते हैं। ठीक है, मोड बराबर लिख लेते हैं। तो मोड बराबर फार्मूला क्या होता है, तो 3 माध्यिका होता है। इसको आपको अच्छी तरीके से लिख लीजिएगा, क्या होता है 3 माध्यिका और माइनस में क्या हो जाएगा 3 माध्यिका और माइनस में हमारा हो जाएगा 2 माध्य। ठीक है, माइनस में हो जाएगा 2 माध्य, ये फार्मूला होता है। मोड बराबर क्या होता है 3 माध्यिका माइनस में क्या होता है 2 माध्य होता है। ठीक है, ये फार्मूला आप याद रखिएगा। हमको क्या निकालना है, मोड निकालना है, यानी कि बहुलक निकालना है। तो यहाँ पे 3 लिख लेंगे, और माध्यिका कितना दिया हुआ, माध्यिका 8 दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम 8 लिख लेंगे, और माइनस यहाँ पे 2 लिख लेंगे, और 2 यहाँ पर लिखने के बाद क्या माध्य कितना है, माध्य 6 है, तो यहाँ पर इंटू में हम 6 लिख लेंगे, कोई दिक्कत। अब मोड बराबर यहाँ लिखेंगे 8 तिरिके 24, यहाँ पे 24 अच्छे दूनी के 12, यहाँ पर 12 लिख लेंगे। एम बराबर निकालना है, और 24 माइनस 12 की जगह कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, यानी हमारा राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो गया। बहुलक हमारा कितना निकल के आ गया, मोड 12 आ गया, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो गया। ठीक है, ये फार्मूला सारे विद्यार्थी याद रखिएगा कि मोड बराबर यानी कि बहुलक बराबर फार्मूला होता है 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे 8 नंबर कहता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या
और छोटी भाज्य संख्या का मात्रा कितना होगा। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न, ध्यान से आप समझिएगा सारे विद्यार्थी। पहले देखिए क्या कहा है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन होता है, 4 होता है। और इसके बाद कहा है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होता है, 2 होता है। का मात्रा कितना होगा, इसका आपको मात्रा निकालना है, तो मात्रा निकालिए 2 और यहाँ पे 4 लिखेंगे, 2 दूनी के 4, 2 टाइम में कट जाएगा, यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, ठीक है। तो 2 दूनी के 4 यहाँ से कट जाएगा, तो कितना हमारा इसका एचसीएफ आ गया, एचसीएफ यानी करेक्ट मात्रा यहाँ पे हमारा कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो हो गया हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सारे विद्यार्थी इसको अच्छे तरीके से बार बार प्रैक्टिस करते रहेंगे ताकि आप एग्जाम में बना दीजिएगा, ठीक है। देखिए सबसे ध्यान रखने वाला बात इसमें यही है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या जो होता है ना वो 4 होता है, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होता है, अभाज्य संख्या वो कितना होता है, 2 होता है। इसका मात्रा निकालने के लिए तो आप जानते ही हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 9 नंबर प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए, ध्यान से इसको आप समझिएगा। कहता है कि यदि बहुपद px = x² + 7x + 10 के शून्यक अल्फा बीटा है तो अल्फा इंटू बीटा का मान होगा। काफ़ी महत्वपूर्ण है, ध्यान से समझिए। देखिए आपको क्या इसमें बताना है, कहता है कि अल्फा इंटू बीटा का मान होगा। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर फार्मूला होता है CA होता है, ठीक है। और देखिए यहाँ पर हमारा जो x² के साथ जो कोफिशिएंट होता है ना बाबू वो a होता है, और x के साथ जो कोफिशिएंट होता है ना वो b होता है, कांस्टेंट में जो होता है वो c होता है, ठीक है। तो हमको अल्फा इंटू बीटा निकालना है यहाँ से। तो देखिए c इसमें हमारा कितना है, c हमारा 10 है, तो यहाँ पे 10 लिख लेंगे। और a कितना है, x² के आगे कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है, तो कुछ नहीं तो 1 है मान लीजिए। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना आ गया, 10 आ गया। तो हमारे यहाँ राइट आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 10वां नंबर। मेरे प्यारे साथियों, इस वीडियो के माध्यम से आप सभी विद्यार्थियों को मैं 30 काफ़ी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहा हूं। एक एक प्रश्न आपको माइंड में सेट होगा, ये मेरा गारंटी है। बस वीडियो को कंसंट्रेशन के साथ देखिएगा, पूरे अच्छे तरीके से आपको समझाऊंगा कि आसान भाषा में कि आपको एक बार में क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और 30 में से बहुत सारे प्रश्न जो होंगे बाबू वो 17 फरवरी को आपको पेपर में जाकर छपने वाला है, ये मेरा 100% गारंटी है। इसलिए इस वीडियो को आप स्किप नहीं कीजिएगा, 1 से लेकर 30 तक सभी प्रश्न को बारीकी से अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। और इन सभी प्रश्नों का बार बार प्रैक्टिस करते रहिएगा जब तक आप एग्जाम दे न लेते हैं तक, ठीक है, ताकि आप जो 17 फरवरी का आपको मैथ का एग्जाम है उसमें आप काफी शानदार प्रदर्शन कर सके, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। चलिए हम 10 नंबर प्रश्न को देखते हैं। +10² बाई में लिखा 1 + cot² = भार। दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न समझिएगा। देखिए एक फार्मूला होता है 1 + 10² बराबर एक फार्मूला होता है, क्या होता है, sec² होता है। तो sec² लिख सकते हैं, आप बटा लिखा हुआ है तो बटा लिख देंगे। 1 + cot² बराबर फार्मूला क्या होता है, cosec² होता है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, cosec² लिख देंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखिएगा यहाँ से आगे समझिएगा, 1 बटा यहाँ पे लिखा हुआ ना sec² तो sec² के बराबर हमारा एक फार्मूला होता है 1 बटा cos² तो cos² लिख सकते हैं। sec² बराबर फार्मूला होता है बाबू 1 बटा cos² तो हम वहाँ पर लिख दिए। अब बटा में देखिए क्या लिखा हुआ, cosec² लिखा हुआ, तो cosec² बराबर एक फार्मूला होता है 1 बटा sin² तो यहाँ पे sin² लिख दिए। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ से आगे करते हैं। अब यहाँ से आगे करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 बटा क्या लिखा हुआ था, cos² तो cos² इसी तरह से रहने दिए। और 1 बटा sin² लिखा हुआ ना, इसको हम ऊपर भेज देंगे, तो ऊपर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, sin² और बटा में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसको आप अच्छी तरीके से लिखिएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, sin² हो जाएगा, और बटा में यहाँ पर क्या हो जाएगा, बटा में हो जाएगा cos²। और देखिए sin² और बटा में cos² बराबर एक फार्मूला होता है tan² होता है, ठीक है। तो हमारा इसका राइट आंसर जो होगा tan², जो कि देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। सारे विद्यार्थियों को समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 11 नंबर प्रश्न हमारा काफ़ी महत्वपूर्ण है, ध्यान से इसको समझिएगा। कहता है कि यदि किसी घन के विकर्ण की लंबाई 6 × √3 सेंटीमीटर है तो इसके आयतन क्या होगा। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए इसमें आपको क्या निकालना है, घन का आयतन निकालना है। घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यू होता है, ठीक है। मगर घन का आयतन कहीं प्रश्न में दिया ही नहीं है, तो कैसे बनेगा। देखिए घन का विकर्ण दिया हुआ है ना, घन का विकर्ण का लंबाई हमको दिया हुआ है ना, तो विकर्ण से हम निकाल लेंगे भुजा। अब भुजा निकल लेगा तो आयतन अपने आप निकल लेगा। देखिए मेरे प्यारे साथियों कैसे,
हमारा देखिए पहले यहाँ पर ये बताइए कि घन का विकर्ण क्या होता है। घन का विकर्ण बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो √3 और गुने में भुजा होता है। ये घन का विकर्ण बराबर फॉर्मूला होता है, ठीक है। हमारा घन का विकर्ण का लंबाई कितना दिया हुआ है, 6 × √3 दिया होता है। इसके बराबर में लिख लेंगे, कोई दिक्कत। और √3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से भुजा बराबर हमारा कितना निकल गया, 6 निकल गया, ठीक है। अब हमको निकालना है क्या, घन का आयतन क्या होगा, आयतन निकालना है। तो घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन जो होता है हमारा भुजा क्यू होता है, ठीक है। घन का आयतन बराबर फॉर्मूला होता है बाबू भुजा क्यू होता है, ठीक है। यही हमको निकालना है। अब हमको यहाँ भुजा क्यू करना होगा, तो हमारा भुजा कितना है, 6 सेंटीमीटर है ना। 6 सेंटीमीटर हमको यहाँ से भुजा निकल कर आया, तो हमको 6 को क्या करना होगा, क्यूब करना होगा। 6 को क्या करेंगे हम, यहाँ से क्यूब करेंगे। तो 6 का क्यूब मतलब क्या, 6 × 6 × 6 × 3 बार लिखना है। तो 6 छक्के 36 और 36 छक्के कितना हो जाएगा, 216 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, क्योंकि हम आयतन निकालेंगे बाबू, आयतन निकालते हैं तो क्यूब में हो जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर किस में दिया हुआ है, 216 सेंटीमीटर क्यूब इसमें दिया हुआ, ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। समझ में आ गया होगा सारे विद्यार्थी को। 21, 18, 15, ... का कौन सा पद शून्य है। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है, ध्यान से समझिएगा। देखिए इसमें हमको tn दिया हुआ है शून्य, ठीक है, और आपको n निकालना है। तो tn बराबर यहाँ पे हम लिख देते हैं, कितना दिया हुआ है, शून्य दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है। और देखिए हमारा a कितना दिया हुआ है, a मतलब प्रथम पद बाबू, प्रथम पद हमारा कौन है, 21 है। तो यहाँ पे a बराबर हमको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 21 दिया हुआ है। प्रथम पद को हम a से डिनोट किए हैं, ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखिए हमको यहाँ से क्या d हमको पता करना है। तो d बराबर फॉर्मूला क्या होता है, d बराबर फॉर्मूला होता है T2 - T1 होता है, यानी कि सार्व अंतर बराबर फॉर्मूला क्या होता है, T2 - T1 होता है। तो यहाँ से हम d बराबर निकाल लेते हैं। तो हमारा देखिए यहाँ से देखिएगा कि हमारा यहाँ से d बराबर निकाल रहे हैं, तो T2 कितना है, तो T2 हमारा यहाँ पर कितना है, 18 है, तो 18 लिख देंगे। T1 कितना, 21 है, तो यहाँ 21 लिख देंगे, कोई दिक्कत। और d बराबर यहाँ से निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 माइनस 21 करेगा तो -3 आ जाएगा। d बराबर हमको -3 निकल गया। अब हमको d बराबर पता चल गया, और Tn भी पता चल गया, और a भी पता चल गया। और हमको निकालना क्या है, n, तो n बराबर भाट, n निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होता है, Tn बराबर फॉर्मूला होता है a + n - 1, और इंटू में क्या होता है, d होता है, ठीक है। तो Tn तो यहाँ 0 है, तो 0 लिख देंगे। a कितना, a हमारा 21 है, तो यहाँ पे 21 लिख दिए। और प्लस n तो हमको निकालना है ना बाबू, तो n को हम इसी तरह से रहने देते हैं, n - 1 लिखा हुआ है। और देखिए d कितना भी निकाल कर लाए, -3 निकाल कर लाए, तो यहाँ पे हम -3 इस तरह से लिख देते हैं, कोई दिक्कत। अब देखिए 21 को बराबर के उस साइड भेज देंगे, तो इधर बराबर की साइड आके -21 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से देखिए बराबर में लिख लेंगे n - 1। देखिए -3 जो लिखा हुआ है ना, बराबर के उस साइड, यहाँ पर गुना में है ना, तो गुना में है, तो बराबर के उस साइड जाएगा तो क्या भागा में हो जाएगा, तो भागा में यहाँ पे हम -3 भेज देते हैं, कोई दिक्कत यहाँ तक कुल। अब यहाँ से काटिएगा तो 3 7 के 21 कट जाएगा, यानी 7 में, अब माइनस माइनस दोनों कैंसिल हो जाएगा। यानी कि अब यहाँ से हमको क्या आ गया, यहाँ से हमको आ गया n - 1, n - कितना आ गया, 7 आ गया, ठीक है। तो n बराबर यहाँ से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यानी कि हमारा n यहाँ से कितना निकल गया, 8 निकल गया, यानी कि 8वां पद हमको निकल गया। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर कौन हो जाएगा, राइट आंसर देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ 8वां पद, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सभी विद्यार्थियों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, कहीं भी समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम अगला प्रश्न हमारे यहाँ पे 13 नंबर है। 13 नंबर प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है, आप सभी विद्यार्थी इसको ध्यान से समझिएगा। आपके बोर्ड एग्जाम में दोस्तों ये प्रश्न आने वाला है, ठीक है। देखिए कहता है कि 2 sin 2 थीटा = 2√3, तो थीटा बराबर भार। तो देखिए इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख लेते हैं sin 2 थीटा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 2 जो लिखा हुआ है ना, इसको बराबर के उस साइड भेज देते हैं, तो √3 और वहाँ पे गुना में था, तो बराबर की साइड हम क्या भागम हो जाएगा। थीटा का हमको मान निकालना है बाबू, तो यहाँ पे अब आगे करेंगे sin 2 थीटा = में यहाँ पर देखिए √3/2 लिखा हुआ है, तो √3/2 की जगह पर हम क्या sin 60 डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि sin 60 डिग्री मान कितना होता है, √3/2 होता है, ठीक है, कोई दिक्कत। यहाँ सब 2 थीटा बराबर हमारा क्या निकल जाएगा, 2 थीटा बराबर 60 डिग्री निकल जाएगा। तो थीटा बराबर कितना निकल जाएगा, थीटा बराबर निकालेगा तो कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा ना। तो थीटा बराबर हमारा कितना आ गया, 30 डिग्री आ गया, जो कि देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया हो, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। सारे विद्यार्थी को समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम अगला प्रश्न हमारे यहाँ पे 14 नंबर है। 14 नंबर प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड के लिए काफी महत्वपूर्ण है। आपको बताना है कि यदि बहुपद x² - kx + 8 के शून्यांकों का योग 6 है तो k का मान होगा। काफ़ी महत्वपूर्ण है, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए हमको यहाँ पे शून्यांकों का योग दे दिया है 6, और आपको k का मान क्या होगा बताना है। तो शून्यांकों का योग मतलब क्या, अल्फा प्लस बीटा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा। आपको यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, -b/a होता है, ठीक। तो -b/a लिख दिए। अब अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यांकों का योग मतलब होगा बाबू अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिया हुआ, 6 दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए हमारा इसमें a कितना है, पहले a हम निकालते हैं। तो x² के आगे जो कोएफिशिएंट होता है वो क्या आता है, हमारा a
होता है तो ये एक्स स्क्वायर के आगे कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अब b यहाँ पर हम निकालेंगे तो b कितना है बाबू, यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर के आगे कोएफिशिएंट जो होता है हमारा b होता है बाबू, तो b हमारा यहाँ पे माइनस k है, कोई दिक्कत है यहाँ तक। हमारा c कितना है, तो c जो हमारा यहाँ पे है c वो 8 है, यहाँ पे जो कांस्टेंट लिखा हुआ है हमारा c होता है तो c बराबर यहाँ पे 8 लिख लेंगे, कोई दिक्कत। अब आपको क्या बताएं कि शून्य को योग मतलब क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हो 6, तो यहाँ पे हम 6 लिख लेंगे, कोई दिक्कत। देखिए हमारा b कितना दिया होता है, b हमारा माइनस k दिया होता है, यहाँ पे माइनस लिख लेते हैं, b की जगह पर माइनस k इस तरह से लिख लेते हैं, कोई दिक्कत। ये कितना, एक 1 है तो यहाँ पे 1 लिख लेंगे, यहाँ पे 6 ले लेंगे। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी कि के बराबर हमको कितना निकल गया, क्या 6 आ गया। तो ऑप्शन में यहाँ पे डी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको के का मान बताना था, के हमको निकल गया। ठीक है, किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं हम 15 नंबर प्रश्न। अब मेरे प्यारे साथियों, अगर जो अभी तक आप सभी विद्यार्थियों ने जीटीएम क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी विद्यार्थी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आपके लिए एक वीडियो काफ़ी मेहनत से बना रहा हूं बाबू, ताकि आप 2022 वीडियो में काफ़ी शानदार प्रदर्शन कर सके। ठीक है, इसलिए आपका एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। इसलिए अभी तक सारे विद्यार्थियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से रेड बटन क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप सभी विद्यार्थी जीटीएम क्लासेस परिवार से जुड़िए। हम सब एक परिवार हैं बाबू, आप हमारे परिवार हैं और हम आपके परिवार हैं। ठीक है, हम सब मिलकर मेहनत करेंगे और 2022 चुनाव में काफी शानदार प्रदर्शन करेंगे। ठीक है, चलिए 15 नंबर प्रश्न को देखते हैं। अब कहता है बिंदु x, y की दूरी मूल बिंदु से है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको देखिए जब यहाँ पर एगो बिंदु दे देगा, दूरी मूल बिंदु से पूछेगा तो एक फार्मूला है, मतलब ये फार्मूले आपसे पूछ ही रहा है ये 15 नंबर प्रश्न। ठीक है, तो फार्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर का अंडर रूट, यानी कि ऑप्शन में डी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये दोस्तों हमारा यहाँ पे फार्मूला है। यहाँ पर दूरी कोई बिंदु दे देगा और दूरी मूल बिंदु से जब निकालने के लिए कहेगा, कोई बिंदु देकर दूरी जब मूल बिंदु से निकालने के लिए कहेगा तो ये फार्मूला होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, जो कि ऑप्शन में डी में दिया, तो ऑप्शन में डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये फार्मूला का आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 16 नंबर, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न। किसी घटना का प्रायिकता नहीं होता है, आपको बताना कि किसी घटना का प्रायिकता नहीं होता, कौन ऑप्शन में से होगा जो नहीं होगा। तो देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या होता है, पहले आपको बताते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जो होता है वो क्या होता है, 0 से बड़ा होता है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जो होता है बाबू 0 से बड़ा होता है, तो 0 के बराबर होता है, और 1 के छोटा होता है या तो 1 के बराबर होता है। इसको आपको याद रखना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जो हमारा होगा वो 0 से बड़ा होगा या तो 0 के बराबर होगा, और 1 से छोटा होगा, 1 से छोटा होगा या तो 1 के बराबर होगा। ठीक है, देखिए ऑप्शन ए में लिखा हुआ है 1, तो ये तो हो सकता है। और देखिए ऑप्शन सी में इस तरह से लिखा 15%, मतलब क्या हुआ, प्रतिशत को जब हटाएगा तो यहाँ पर बटा कितना देगा, 100 आ जाएगा। एग्जाम में ध्यान रखना है सब बात को, ठीक है, ताकि गलत ना कर सके। यहाँ से दशमलव में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, नीचे में 2 को सुना है बाबू, तो 2 अंक के बाद पॉइंट बैठ जाएगा, तो 2 अंक के बाद पॉइंट बैठाएंगे तो कितना हो जाएगा, 0.15 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये भी क्या है, 1 से बड़ा है, तो ये वाला भी हमारा जो ऑप्शन सी में लिखा हुआ 15%, ये भी हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ का मान हो सकता है। और देखिए ऑप्शन डी में लिखा 1/2, तो 1/2 मतलब क्या हुआ, 0.5, तो ये भी 1 से बड़ा है, यानी कि ये भी प्रायिकता का मान हो सकता है। मगर देखिए -10 जो लिखा हुआ है ये प्रायिकता का मान नहीं हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारा होगा। ठीक है, क्योंकि दोस्तों माइनस में प्रायिकता का मान नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो होगा क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम 17 नंबर प्रश्न। कहता है बिंदुओं 4,-1 और 2,3 के बीच की दूरी है। दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से इसको आप अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। देखिए एक फार्मूला होता है, आपको याद रखना है कि जब 2 को बिंदु दे देगा और कहेगा कि बीच की दूरी है, जब 2 को बिंदु देकर बीच की दूरी आपसे पूछेगा तो ये फार्मूला का आपको उपयोग करना है। फार्मूला क्या होता है, देखिए ध्यान में रखिएगा, x2 माइनस में हो जाएगा x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, और प्लस में हो जाएगा यहाँ पे y2 माइनस में हो जाएगा y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। ये फार्मूला होता है। ठीक है, आपको इसको अच्छी तरीके से याद रखना है। अब देखिए यहाँ से आगे बनाते हैं, तो x2 हमारा इसमें कौन है, देखिए 2 जो लिखा हुआ है हमारा x2 है, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। x1 कौन है, तो x1 यहाँ पे देखिए 4 जो लिखा हुआ है हमारा x1 है, तो यहाँ पे 4 लिख दिया। अंडर रूट स्क्वायर जिस तरह चढ़ा हुआ है स्क्वायर इसी तरह से चढ़ा दिए, कोई दिक्कत। और देखिए y2 कितना है, तो y2 हमारा यहाँ पे 3 है, देखिए 3 लिखा हुआ है, 3 है y2, तो y2 3 लिख दिया। माइनस y1 कितना है, तो y1 हमारे यहाँ पे -1 है, तो यहाँ पे हम y1 को -1 इस तरह से लिख देते हैं, कोई दिक्कत। यहाँ पर जिस तरह से स्क्वायर चढ़ाया हुआ है इसी तरह से हम स्क्वायर चढ़ा दिए, कोई दिक्कत। अब अंडर रूट जिस तरह से दिया हुआ है अंडर रूट भी हम लिखते चलेंगे। अब आगे यहाँ से करना है, तो 2 -4 की जगह कितना हो जाएगा, 2 -4 की जगह तो -2 हो जाएगा, तो यहाँ पे हम -2 इस तरह से लिख दिए, कोई दिक्कत। यहाँ से प्लस लिख लेंगे, यहाँ पे 3 लिखेंगे, अब माइनस माइनस यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे प्लस कितना लिख देंगे 1, और 1 का स्क्वायर इसी तरह से लिख देंगे। अब अंडर रूट जिस तरह से लिखा हुआ है इसी तरह से अंडर रूट लिख दिए, कोई दिक्कत यहाँ तक। और आगे लिखेंगे, यहाँ पर एक बार और लिख लेते हैं, -2 का स्क्वायर इसी तरह से है, और यहाँ प्लस, यहाँ पर 3 + 1 की जगह कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, यानी कि 4 का आपको स्क्वायर करना है, और अंडर रूट इसी तरह से चढ़ा दिए। ठीक है, अब आगे देखिएगा -2 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा
4 हो जाएगा। और यहाँ पर 4 का जब स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, यानी कि अंडर रूट 4 + 16 हो गया। और इसको जोड़िएगा 16 और 4 जोड़िएगा तो कितना होगा 20 हो जाएगा, कि अंडर रूट कितना आ गया 20 आ गया। और इसको हम क्या इस तरह से लिख सकते हैं 4 × 5 = 20, इस तरह से लिख सकते हैं कि नहीं कोई दिक्कत। और यहाँ से देखिए 4 को जब बाहर आएगा तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे अंडर रूट जो होगा 2 × √5, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में दिया हो, तो ऑप्शन नंबर डी मेरा बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम 12 मीटर ऊंचे खंभे की जमीन पर पड़ रही छाया की लंबाई 4 × √3 मीटर है, तो सूर्य का उन्नयन कोण है। दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड पे चेक लिया 18 नंबर प्रश्न, ध्यान से आप ये प्रश्न को समझिएगा। कहता है 12 मीटर ऊंचे खंभे, यानी कि 12 मीटर ऊंचे खंभे इस तरह से बना लेते हैं, ये मान लीजिए हमारा 12 मीटर ऊंचे खंभे है। ठीक है, कहता है जमीन पर पड़ रही छाया की लंबाई, तो मान लीजिए जमीन पर पड़ रही छाया की लंबाई इस तरह से हमारा छाया पड़ा हुआ खंभा का लंबाई कितना दिया 4 × √3 मीटर दिया हुआ है, यहाँ पर 4 लिख देंगे और यहाँ पे √3 मीटर इस तरह से लिख देंगे, कोई दिक्कत। अब कहता है कि सूर्य का उन्नयन कोण है, तो सूर्य का उन्नयन कोण दोस्तों, उन्नयन कोण कैसे बनता है, उन्नयन कोण जो है नीचे से ऊपर की ओर दोस्तों उन्नयन कोण बनता है, नीचे से ऊपर की ओर उन्नयन कोण बनता है, यानी कि यहाँ पे हमको ये थीटा आपको निकालना है। और अवनमन कोण कैसे बनता है बाबू, ये भी याद रखेगा कि अवनमन कोण जो होता है वो ऊपर से नीचे की ओर बनता है। ठीक है, मगर उन्नयन कोण कहाँ है तो नीचे से ऊपर की ओर बनेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आगे देखिएगा कि tan थीटा, आपको थीटा निकालना है ना, तो tan थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, तो tan थीटा बराबर फार्मूला जो हमारा होता है वो P/B होता है, यानी कि परपेंडिकुलर बाई में बेस होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आगे करते हैं, तो tan थीटा यहाँ से लगाएंगे, हमारा P यहाँ पर कितना हो जाएगा, थीटा के सामने जो लिखा हुआ ये हमारा P हो जाएगा, यानी 12 जो होगा P हो जाएगा। अरे वो बच गया क्या, यहाँ पर बेस कौन हो जाएगा, जो बच गया जो हमारा बेस हो जाएगा, तो बचा यहाँ पर क्या 4 × √3, ये हमारा बेस हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ से आगे करते हैं, यहाँ से काटिएगा तो 4 × 3 = 12 कट जाएगा, यहाँ से काटिएगा तो कितना √3 कट जाएगा, यानी कि यहाँ से हम कर लेंगे tan थीटा = तो कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा। यहाँ तक समझने में किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत। अब यहाँ से देखिए यहाँ से हम इस तरह से लिख सकते हैं tan थीटा, यहाँ पे √3 लिखा हुआ है, तो √3 के जगह पर हम क्या यहाँ पे लिख सकते हैं tan 60 डिग्री, क्योंकि tan 60 डिग्री का जो मान होता है वो √3 होता है, तो यहाँ पे हम tan 60 डिग्री लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है। यहाँ से थीटा बराबर कितना रहेगा, थीटा बराबर 60 डिग्री आ जाएगा। हमारा इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सारे विद्यार्थी को अच्छे तरीके से समझ में आया, किसी को कोई दिक्कत। यहाँ पे दोस्तों tan 60 डिग्री मान जो होता है ना √3 होता है, इसी कारण हम √3 की जगह पर tan 60 डिग्री लिख लेंगे, और यहाँ पर थीटा बराबर कितना आ गया 60 डिग्री आ गया। ठीक है, समझ गए सारे विद्यार्थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम अगला प्रश्न हमारे यहाँ पे 19 नंबर है। 19 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। कहता है सेक स्क्वायर 45 डिग्री -2 = भाट। तो देखिए सेक स्क्वायर 45 डिग्री लिखा हुआ है, -2 = भाट आपको बताना है। तो सेक 45 डिग्री मान कितना होता है, तो √2 होता है सेक 45 डिग्री मान, और यहाँ पे स्क्वायर चढ़ाया हुआ था, इसी तरह से हम स्क्वायर चढ़ा देंगे, -2 लिखा तो -2 लिख देंगे। ठीक है, अरे स्क्वायर अंडर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ 2 बचेगा, 2 - 2 की जगह कितना 0 हो जाएगा। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम 20 नंबर प्रश्न देखिएगा। 20 नंबर प्रश्न कहता है यदि x + 2, 3x और 4x + 1 समांतर श्रेणी में है तो x का मान होगा। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। देखिए फार्मूला आपको पहले भी बताएं कि यहाँ पे समांतर श्रेणी में दिया हुआ सब ना कि d बराबर करने का मतलब सार्व अंतर कॉमन डिफरेंस बराबर जो हमारा फार्मूला होता है क्या होता है T2 - T1 होता है। ये पहले आपको हम फार्मूला बताए हैं ना। देखिए समांतर श्रेणी में बाबू जो हमारा कॉमन डिफरेंस होता है करने का मतलब सार्व अंतर जो होता है ना वो बराबर होता है हमारा। ठीक है, देखिए d बराबर T2 - T1 यहाँ पर लिखे हैं ना, और d बराबर T3 - T2 भी होता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम यहाँ से। अब हमको यहाँ से x का मान निकालना है, तो देखिए कैसे निकालेंगे। हम यहाँ से T2 - T1 करते हैं, तो T2 हमारे यहाँ पर कितना है 3x है, तो 3x कर लेंगे, और -T1 करेंगे तो T1 कितना है x + 2 है, तो यहाँ पर x + 2 लिख लेंगे। और आपको क्या बताएं कि समांतर श्रेणी में जो कॉमन डिफरेंस होता है वो बराबर होता है, तो इसके बराबर हम यहाँ से लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे T3, तो T3 कितना है 4x, तो 4x - 1 हमारा T3 जो T3 प्लस यहाँ पे सॉरी T3 जो हमारा है 4x + 1 है, तो T3 की जगह पर हम 4x + 1 लिख लिए, कोई दिक्कत। माइनस क्या लिख लेंगे -T2 लिख लेंगे, तो यहाँ पे T2 कितना है 3x है। आपको फार्मूला भी बताएं कि d बराबर T2 - T1 भी होता है, और d बराबर T3 - T2 भी होता है। तो यहाँ पे T3 लिखा हुआ है ना, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है T2 लिखा हुआ है, कोई दिक्कत। अब यहाँ से हम x का मान निकाल लेंगे। देखिए कैसे, यहाँ पे 3x लिख लेंगे, ये जो हम लिखे ऊपर में इसमें किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत नहीं होगा, समझ में आ गया होगा। यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक है, आगे यहाँ से देखिए
यहाँ पे लिखा 4x, यहाँ लिखा -3x, तो घट कर यहाँ पर क्या हो जाएगा x हो जाएगा, यहाँ पे प्लस क्या बचेगा 1 बच जाएगा। अब यहाँ स्क्वायर हो जाएगा 2x बचेगा, माइनस में यहाँ पर 2 बचेगा, यहाँ पे x + 1 हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ से x को बराबर के इस साइड लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे x बच जाएगा, और ये 2 को बराबर के उस साइड लेकर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, यानी कि x बराबर हमको यहाँ से कितना निकल कर आ गया 3 आ गया। ठीक है, किसी विद्यार्थी को समझने में कोई दिक्कत, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं अब हम 21 नंबर प्रश्न की ओर। 21 नंबर प्रश्न हमारा काफ़ी महत्वपूर्ण है, कहता है कि 5 sec स्क्वायर ए माइनस में लिखा हुआ 5 tan स्क्वायर ए किसके बराबर है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए 5 यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है, तो 5 को क्या हम कॉमन कर सकते हैं, तो 5 को यहाँ पर कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पर क्या बच जाएगा sec स्क्वायर ए, तो sec स्क्वायर ए लिख देंगे माइनस, यहाँ 5 कॉमन कर लिए तो यहाँ पर क्या बचेगा tan स्क्वायर ए बचेगा, तो tan स्क्वायर ए लिख दिए। ठीक है, यहाँ पे 5 रहेगा, और देखिए sec स्क्वायर ए इंटू में sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर ए बराबर फॉर्मूला क्या होता है 1 होता है, इसको आपको याद रखना है। तो 5 इंटू यहाँ पर 1 की जगह तो कितना देगा 5, यानी हमारा राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक है, ये फार्मूला होता है बाबू, आपको इसको याद रखना है कि sec स्क्वायर ए और माइनस में क्या होता है tan स्क्वायर ए, sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, इसको आपको अच्छे तरीके से याद रखना है, sec स्क्वायर ए माइनस में tan स्क्वायर ए इक्वल टू क्या 1, तो उसी की जगह पर sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए के इक्वल टू की जगह पर हम यहाँ पे 1 लिखे हैं ना, समझ में आ गया होगा, तो हमारा 5 यहाँ पे आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम 22 नंबर प्रश्न। 22 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। मेरे प्यारे साथियों, अगर जो आप सभी विद्यार्थियों का टारगेट है कि मुझे फाइनल बोर्ड परीक्षा में 480 प्लस मार्क्स बोर्ड एग्जाम में प्राप्त करना है, तो सभी विद्यार्थी मन से पढ़ाई कीजिए, समय को बर्बादी नहीं कीजिए। 2022 बोर्ड एग्जाम में काफ़ी शानदार प्रदर्शन करना है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है, और एक बात को तो आपको भूलना ही नहीं कभी मेरे प्यारे बाबू। ठीक है, क्योंकि जो माँ पिता आपके हैं ना, आपके माता पिता हैं, वो बहुत उम्मीद लगाए हुए हैं आपसे। ठीक है, बहुत आशा आपसे किए हुए कि हमारा बेटा यह काम करेगा, वह काम करेगा, ये बनेगा, मतलब क्या क्या आपके बारे में सोच रखे हैं। ठीक है, तो उनका जो आशा है, उनका जो होप है, वो आप टूटने मत दीजिएगा बाबू। ठीक है, क्योंकि माँ और पिता की जो आशा को टूटना मतलब बहुत कष्ट होता है। ठीक है, क्योंकि बहुत उम्मीद से पाल पोस कर आपको बड़ा किया है ना कि हमारा बेटा या बेटी बड़ा होगा तो यह करेगा, हमारा नाम रोशन करेगा, समाज में नाम रोशन करेगा, गाँव मोहल्ले में नाम रोशन करेगा। आइए, आपका कर्तव्य है बाबू कि जीवन में खूब मेहनत कीजिए, बहुत मेहनत कीजिए, इतना मेहनत कीजिए ना कि आप सफलता इतना प्राप्त कीजिए कि माँ और पिता हमेशा आपसे खुश रहें, प्रसन्न रहें। ठीक है, इसलिए जमकर मेहनत कीजिए बाबू। अभी आपके सामने 2022 बोर्ड एग्जाम है, इसमें सारे विद्यार्थी शानदार प्रदर्शन कीजिए, इसके बाद भी सारा विद्यार्थी खूब मेहनत करेगा और मन से सारा विद्यार्थी हमारा पढ़ेगा, सारा विद्यार्थी हमारा अच्छा है, तेज है, समझदार है, और जिंदगी में खूब माता पिता का नाम रोशन करिएगा आपसे विद्यार्थी। ठीक है, आगे खूब मेहनत कीजिएगा बाबू, और माता पिता को हर खुशी दीजिएगा जो आपसे वो होप किए हुए, आशा किए हुए। ठीक है, और अभी हम सब मिलकर 2022 बोर्ड में काफ़ी शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर जो आप सभी विद्यार्थी जीटीएम क्लासेस परिवार से नहीं जुड़े हैं तो जीटीएम क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, इस परिवार से जुड़ जाइए बाबू। अब आप हमारे परिवार हैं और हम आपके परिवार हैं। ठीक है, हम सब एक परिवार हैं और मिलकर तैयारी करेंगे और 2022 बोर्ड में काफ़ी शानदार प्रदर्शन करेंगे। ठीक है, अगर जो लाइफ में कोई प्रॉब्लम आता है बाबू, समस्या आता है, तो डरिए नहीं, हिम्मत रखिए, उससे कॉम्पीट कीजिए, उससे लड़िए और उससे आगे बढ़िए। ठीक है, डर कर हारना नहीं है, ना तो कभी उदास होना है। ठीक है, क्योंकि जीवन में प्रॉब्लम तो आते रहेगा मगर उसको तोड़कर आपको आगे बढ़ना है ताकि आप मजबूत होइएगा। ठीक है, इसलिए हम सब मिलकर सबसे मेहनत करेंगे और 2022 बोर्ड में काफ़ी शानदार प्रदर्शन करेंगे और हम अच्छे तरीके से तैयारी करेंगे ताकि हम कोई भी सब्जेक्ट हमारा अच्छा, सारा सब्जेक्ट करने का मतलब अच्छा जाए, किसी भी सब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है, अगर जो हमारे इससे पहले वाला मैथ के वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं, नहीं तो प्लेलिस्ट में भी जाकर आप सर्च करके देखिएगा, उसमें ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मैथ का भी मिलेगा, ऑल सब्जेक्ट का मिलेगा बाबू, उसमें आप देख लीजिएगा। ठीक है, यदि 65 तथा 117 का मसा 65m माइनस 117 के रूप में है तो m का मान है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न ये बड़ा, देखिए आपको 65 117 का जो मसा होगा वो 65m माइनस 117 के रूप में है। ठीक है, और आपको m का मान निकालना है, तो पहले हमको यहाँ से क्या करना होगा, 65 और 117 का मसा निकालना होगा। तो आइए यहाँ से मसा निकालते हैं, 65 यहाँ पे लिख लेंगे और यहाँ पर कितना लिख लेंगे 117। यहाँ से मसा निकालेंगे, एक टाइम में लगेगा, तो यहाँ पर कितना आएगा 65, यहाँ से घटा लीजिए, तो घटाएगा तो यहाँ पर कितना आएगा 52 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से फिर यहाँ से क्या 65 यहाँ पे आएगा, फिर कितना टाइम 1 टाइम में लगेगा, यहाँ पर 52 आ जाएगा, फिर यहाँ से घटाएंगे तो क्या आएगा 13 आ जाएगा, यहाँ पे 13 आएगा ना, घटाइएगा तब यहाँ से फिर कितना उतरेगा 52 उतरेगा, 13 चौक 52, यानी कि यहाँ पे कितना आ जाएगा 52 आ जाएगा और ये कट जाएगा, यानी कि हमारे यहाँ इसका एचसीएफ कितना आ गया 13,
65 और यहाँ 65 और यहाँ पर 117 का जो हमारा मासा है वो कितना आ गया 13 आ गया। यहाँ तक समझने में किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत? अब यहाँ से इसका HCF तो आपको 13 निकाल कर बता दिए। अब यहाँ से इस तरह से हम लिख लेते हैं। अब कहा है कि इतना इतना का जो मासा होगा हमारा इतना के रूप में है, यानी कि जो ये हमारा कितना आया 13 जो आया वो कितना के रूप में है, इतना के रूप में है, यानी कि दोनों जो है क्या है बराबर यहाँ पे है, तो दोनों को हम बराबर कर लिए, कोई दिक्कत? 65 117 बाबू तो मासा होगा जो 13 हम अभी निकाल के आपको बताएं, और उसका करा है कि इतना के रूप में, तो उसका बराबर हम करेंगे ना। अब यहाँ से m का मान निकालना है, तो m का मान यहाँ सब निकालते हैं। तो ये देखिए 117 लिखा हो बराबर कि इसको इस साइड भेज देंगे, तो क्या इधर बराबर के इस साइड आकर 130 हो जाएगा, और यहाँ पर बराबर में क्या हो जाएगा 65m हो जाएगा। और यहाँ से 65 दूनी के 130 हो जाएगा, 65 दूनी कितना होता है 130, यानी कि यहाँ से m बराबर कितना निकल कर आ गया 2 निकल कर आ गया। तो हमारा इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। सारे विद्यार्थियों को समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे 23, यदि tan थीटा इक्वल टू 4/3 तब sin थीटा प्लस cos थीटा इक्वल टू भाट। दोस्तों इस तरह का प्रश्न जो है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2022 में 100% रहेगा, क्योंकि प्रत्येक साल इस तरह का प्रश्न रहता है कि tan थीटा बराबर कुछ दे दिया, sin थीटा पूछ देगा, या cos थीटा पूछ देगा, या तो और भी कुछ sec थीटा पूछ देगा। इसलिए इस तरह का प्रश्न आप बार बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। 100% ये मेरा गारंटी है बाबू, इस तरह का प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, जब 17 फरवरी को एग्जाम होगा तो इस बात को मेरा याद रखिएगा, इसलिए खूब इसको आप प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि कम समय में आप एग्जाम इसको सोल्व कर दे। ठीक है, चलिए देखिए इसको समझते हैं। ये छपेगा आपका पेपर में, इस बात को ध्यान रखिएगा। लिखा है tan थीटा, तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो p/b होता है, p/b लिख दिए। अब बराबर यहाँ पर 4/3 दिया तो 4/3 लिख दिए। ठीक है, अब देखिए sin थीटा प्लस में cos थीटा इक्वल टू भाट पूछा है, तो sin थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो p/h होता है, तो p/h लिख दिए। और cos थीटा बराबर क्या होता है b/h होता है, तो यहाँ पे b/h लिख दिए। ये हमको यहाँ से क्या करना है फाइंड करना है। तो देखिए हमको p अभी तो मालूम है, h मालूम नहीं, तो कैसे निकलेगा, h तो प्रश्न में दिया हो नहीं, तो पाइथागोरस प्रमेय से h निकल जाएगा। पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है h² इक्वल टू में क्या होता है p² प्लस में b², ये पाइथागोरस प्रमेय होता है। तो यहाँ से h हम निकाल लेंगे। p कितना दिया हो 4 दिया, तो 4 का यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे कितना होगा 16 हो जाएगा। b कितना दिया हो 3 दिया हो, तो 3 का स्क्वायर कर देंगे कितना कर देंगे 9 हो जाएगा। यहाँ से h² बराबर लिखेंगे 16 9 कितना होगा 25 हो जाएगा। यहाँ से 25 लिख लिए। अब आगे यहाँ से करेंगे तो h स्क्वायर को बराबर के उस साइड भेजते हैं तो कितना अंडर रूट आ जाएगा ना, तो h बराबर हमारा कितना आ जाएगा h बराबर 5, क्योंकि 25 का जो हमारा वर्गमूल होता है 5 होता है, तो h बराबर 5 आ गया। अब देखिएगा यहाँ से आगे समझिएगा, यहाँ पर p कितना था, p यहाँ पे 4 था, तो यहाँ पे 4 लिख दिए। h कितना हमारा अभी निकल कर लाए 5, तो यहाँ 5 लिख देंगे। और यहाँ पर b कितना है हमारा, b यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे। यहाँ पर कितना है h कितना है, तो h 5 है, तो 5 लिख देंगे। यहाँ से भी इसको हम जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना रहेगा 5 आ जाएगा, और यहाँ सब कितना रहेगा 7, यानी कि 7/5 जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में दिया हुआ है। ठीक है, आप सभी विद्यार्थी इसको अच्छे तरीके से बार बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 24 नंबर 2 इंटू में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बाई में लिखा कॉस स्क्वायर है। दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको बताना है कि 2 इंटू में लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बाई में लिखा कॉस स्क्वायर इक्वल टू भाट। तो देखिए यहाँ पे 2 लिख लेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर एक फार्मूला होता है, क्या होता है कॉस स्क्वायर ए, तो कॉस स्क्वायर ए लिख देंगे। अब बटा में यहाँ पर क्या है, बटा में कॉस स्क्वायर है, तो बटा में कॉस स्क्वायर ए लिख दिए। और कॉस स्क्वायर ए 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या 2, तो हमारे यहाँ पर 2 यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, जो कि देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखिए अगला प्रश्न हमारे यहाँ पे 25 नंबर है। 25 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, कहता है कि यदि रैखिक समीकरणों का युग्म संगत है तब तो उनके द्वारा निरूपित रेखाएं होती है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, आपको बताना था ये प्रश्न में, यदि रैखिक समीकरणों का युग्म संगत है तब उनके द्वारा निरूपित रेखाएं होती है, तब परछेदी या संपाती होती है, परछेदी या संपाती होती है। ऑप्शन यहाँ पे डी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। वृत्त की बाहरी बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 26 नंबर। ये प्रश्न 100% बोर्ड एग्जाम में जाकर टपकने वाला है 17 फरवरी को। ठीक है, इसलिए आप इसको अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। 100% आएगा तो मतलब 100% आएगा। आपको बताना है कि वृत्त की बाहरी बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। देखिए पहले हम यहाँ पे आपको वृत्त बना लेते हैं। ये मान लीजिए हमारा वृत्त है, अगर बाहरी बिंदु से मान लीजिए यहाँ पर हमारा एक बिंदु है। ठीक है, इस तरह से स्पर्श रेखा खींचेंगे, ये देखिए इस तरह से स्पर्श रेखा अच्छा तरीके से आपको खींचना है, और यहाँ से फिर एक अच्छे तरीके से इस तरह से लाइएगा स्पर्श रेखा एकदम अच्छा तरीके से मतलब आपको खींच लेना है। ठीक है, अब देखिए क्या कहा था कि वृत्त के बाहरी बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो बाहरी बिंदु से मात्र 2 गो स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है, तो ऑप्शन में यहाँ पे डी जो होगा बाबू बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रश्न को एक तरह से और भी पूछा जाता है, इस बात को भी आप समझ लीजिएगा बाबू। जब आपसे पूछेगा
कि एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, यानी कि एक वृत्त इस तरह से है ना, तो इस पर कितनी स्पर्श रेखा इस तरह से खींची जा सकती है, तो अनंत स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। ठीक है, ये दोनों प्रश्नों आप कभी कंफ्यूज नहीं कीजिएगा बोर्ड एग्जाम में, ये दो में से एक प्रश्न 100% रहेगा 2022 बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, पहला प्रश्न आपको क्या बताएं कि वृत्त के बाहरी बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो बाहरी बिंदु से 2 स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, जो कि हमारा क्वेश्चन है, अभी आपको टिक करवाएं ऑप्शन नंबर डी। और एक प्रश्न और इसमें पूछा जाता है बाबू कि वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। ठीक है, ये दोनों प्रश्न को आपको याद रखना है। ठीक है, पेपर में छपने वाला है। चलिए देखते हैं हम 27 नंबर प्रश्न। अंतः श्रेणी का प्रथम पद या सारवंत डी हो तो इनके n पदों का योगफल होगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपको एक फार्मूला बताना है कि समांतर श्रेणी का प्रथम पद या सारवंत डी तो इनके n पदों का योगफल होगा। योगफल क्या होता है, n/2 होता है, इंटू में 2a होता है, प्लस में n-1 होता है, इंटू में d होता है। एक फार्मूला होता है, आपको इसको अच्छी तरीके से याद रखना है। ठीक है, क्या फार्मूला होता है, n/2 इंटू में 2a प्लस में n-1 इंटू में d होता है, इसको याद कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 18 नंबर प्रश्न हमारा कहता है यदि द्विघात समीकरण x² माइनस में लिखा px प्लस में 4 = 0 के मूल बराबर हो तो p = वाट। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको p = वाट यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, देखिए जब मूल आपको बराबर दे दे, मूल जब बराबर दे देता है तो डी बराबर क्या हो जाता है, 0 होता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है कि जब मूल बराबर कर दे तो डी बराबर 0 और p = भाट आपसे यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए जब मूल बराबर यहाँ पर कर दिया 0, यानी कि मूल बराबर कर दिया तो डी बराबर क्या हो गया, 0 हो गया ना। अब देखिए डी बराबर एक फार्मूला होता है, डी बराबर करने का मतलब विवेचक बराबर एक फार्मूला क्या होता है, b² - 4ac होता है, ये फार्मूला होता है। और डी बराबर हमको यहाँ क्या दिया 0, तो यहाँ पे 0 लिख लेंगे। और देखिए x² के आगे कोएफिशिएंट होता है वो क्या होता है, ए होता है, आपको बताए हैं। x के साथ जो कोएफिशिएंट होता है वो क्या होता है, b होता है। कांस्टेंट में जो होता है वो क्या होता है, c होता है। तो आपको यहाँ p = भाट निकालना है ना। अब देखिए यहाँ पर लिखते हैं डी की जगह पर 0 लिख देना। अब b हमारा कितना है, तो b यहाँ पर हमारा -p है, तो यहाँ पे -p लिख देंगे। अब यहाँ पे स्क्वायर इसी तरह से कर देंगे, कोई दिक्कत। अब -4 यहाँ पे लिख लिया। ये कितना है, x² का कोएफिशिएंट क्या कुछ नहीं, x² का आगे कोएफिशिएंट कुछ नहीं तो 1 है ना। तो यहाँ पर मान लीजिए a जो हमारा है 1 है। ठीक है, लीजिए अब इंटू कर देंगे। c कितना है, c हमारा 4 है, तो यहाँ पे 4 लिख दिए, कोई दिक्कत। अब यहाँ 0 इसी तरह से लिख देते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पर -p का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, p² हो जाएगा, तो p² लिख देंगे। और यहाँ से आगे चर्चा करके 16, यहाँ पे कितना हो जाएगा, -16 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ से 16 को बराबर के उस साइड भेज देते हैं तो क्या प्लस हो जाएगा, p² बराबर कितना हो गया, p² बराबर 16 हो गया। ठीक है, यानी कि हम यहाँ से कह सकते हैं कि p² बराबर कितना होगा, 16 हो गया। तो p बराबर जब यहाँ से निकाले स्क्वायर को बराबर उस साइड भेजेंगे तो यहाँ पे अंडर आएगा, साथ ही साथ प्लस माइनस का साइन भी आता है। तो p बराबर कितना आ जाएगा, p बराबर प्लस माइनस कितना आ जाएगा, यहाँ पे 16 का वर्गमूल 4। तो दोस्तों p बराबर हमको क्या निकल कर आ गया, +-4, जो कि देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में दिया हुआ, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, आपको इसको अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है, बार बार प्रैक्टिस करते रहना है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 29 नंबर प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है, ध्यान से इसको आप समझिएगा। कहता है कि यदि 4 tan θ = 4 तो थीटा का मान है। देखिए तो यहाँ पे इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, 4 यहाँ पे है गुना, तो बराबर के उस साइड इसको भेज देते हैं। बराबर के उस साइड जब भेजेंगे बाबू तो भागा में आ जाएगा ना, तो भागा में आ जाएगा तो 4 हो जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो tan θ बराबर क्या हो जाएगा, tan θ बराबर 1 हो जाएगा। और जब 1 हो जाएगा तो इस तरह से हम लिख सकते हैं 1 की जगह पर क्या हम tan 45 डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि tan 45 डिग्री का जो मान होता है वो 1 होता है। तो थीटा बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा, थीटा बराबर 45 डिग्री हो जाएगा। आपसे क्या पूछा गया था कि थीटा का मान होता है, थीटा का मान कितना हो गया, 45 डिग्री हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 30 नंबर प्रश्न। 3x² + 2x - 1 = 0 का विवेचक है, आपको विवेचक इसमें निकालना है। ठीक है, तो विवेचक बराबर फॉर्मूला क्या होता है, b² - में 4ac होता है। ठीक है, और आपको बहुत बार बताएं कि x² के आगे जो कोएफिशिएंट होता है वो a होता है, या x के साथ जो कोएफिशिएंट होता है वो b होता है, कांस्टेंट में होता है जो c होता है। ठीक है ना, चलिए तो b हमारा कितना है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे हम 2 का स्क्वायर कर लेते हैं। ठीक है, माइनस यहाँ पर 4 लिख लेंगे। ये कितना है, ये हमारा 3 है, तो यहाँ पे 3 लिख लेंगे। और c कितना है, c यहाँ पे हमारा कितना लिखा हुआ है, c हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है -1, तो यहाँ पे c की जगह पर -1 लिख लेते हैं, कोई दिक्कत। अब यहाँ से 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हुआ ना, यहाँ पे 4 × 3 = 12, माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे 12 हो जाएगा। यहाँ 12 4 × 12 हुआ, यहाँ माइनस प्लस हुआ, तब यहाँ 12 लिखे, +12, यहाँ पर 12 4 16 हो जाएगा। तो 16 हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो गया। आइए अगला प्रश्न जो है बाबू आपका HW का प्रश्न है, ये होमवर्क में आपको दे रहे हैं। इसका जवाब सारे विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में छापेंगे, जो आंसर आपको सही लगेगा। ठीक है, आप सभी का कमेंट का प्रतीक्षा करेंगे। आपको बताना कि sin 90 डिग्री - a किसके बराबर है, tan a के बराबर है, या cos a के बराबर है, या sec a के बराबर है, या cot a के बराबर है। तो कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा, आप सभी विद्यार्थी का कमेंट का प्रतीक्षा करेंगे।
और अगर जो इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ सीखने को मिला है तो एक दिल से इस वीडियो को आप लाइक करें, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फ्रेंड के पास शेयर करें, क्योंकि मैथ का प्रॉब्लम अभी के समय में सभी विद्यार्थी को हो रहा है, ताकि आपको एक शेयर करें किसी विद्यार्थी के पास और उनका मैथ का प्रॉब्लम सोल्व हो सके, ठीक है। इसलिए एक शेयर आपको किसी को मदद कर सकता है बाबू, इसलिए इस वीडियो को अपने फ्रेंड के पास जरूर शेयर करें, अपने भाई बहन के पास जरूर शेयर करें जो 10th क्लास में आपके साथ पढ़ाई कर रहे हैं। और अगर जो अभी तक आप सभी विद्यार्थी जीटीएम क्लासेस परिवार से नहीं जुड़े हैं तो जल्द जीटीएम क्लासेस सब्सक्राइब कीजिए और परिवार से हमारे जुड़ जाइए। इससे आपको फायदा क्या होगा कि जब हम लाइव क्लास लेकर आएंगे ना तो नोटिफिकेशन जो होगा सबसे पहले आपको मिलेगा। और हर हालत में बाबू 480 प्लस मार्क्स फाइनल बोर्ड परीक्षा में हमको प्राप्त करना है तो करना है। जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन माँ और पिता की आंखों में खुशी के आंसू बहाना है बाबू, तो आज मुझे पसीना बहाना होगा। उसके लिए पूरे तरीके से हम आपके साथ हैं, तैयार हैं। बस आप भी हमारे साथ बने रहिए और मन से मेहनत कीजिए बाबू। हर हालत में 480 प्लस मार्क्स ला कर छोड़ना है दोस्तों। मंजिल की अपनी औकात दिखा देना है तो दिखा देना है, ठीक है। जितना एनर्जी है झोंक दीजिए, मन से पढ़ाई कीजिए। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।